बिना जज के आदेश का कोई जेल नहीं जाता और बिना जज के आदेश का कोई जेल से बाहर नहीं आता। जेल जाने वाला सब गुनाहगार नहीं होता और जेल से बाहर आने वाला सब बेगुनाह भी नहीं होता, क्योंकि जज की कुर्सी पर बैठा सब ईमानदार, निष्पक्ष और काबिल नहीं होता। नमस्कार। इसी नोट के साथ मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं और यह वीडियो मैं झारखंड उच्च न्यायालय के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश श्री संजय कुमार मिश्रा को समर्पित कर रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो न्याय हित में है और जनहित में है। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का झारखंड आए करीब 1 वर्ष होने जा रहा है। आगे कितना दिन तक यहाँ रहेंगे अभी पता नहीं। यहाँ से या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज बन के, या तो सेवानिवृत्त होंगे। झारखंड में पहले भी जितने भी चीफ जस्टिस आए हैं उसमें से कुछ एलिवेट होके अर्थात प्रमोशन होके सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई और वो सेवानिवृत्ति यहीं से हो गए। वर्तमान के चीफ जस्टिस साहब के साथ क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, मैं अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब तक यहां पर हैं तब तक झारखंड की जनता उनसे न्याय की अपेक्षा करती है। मैं पेशा से एक चिकित्सक और एक शिक्षक हूं, मेडिकल टीचर हूं। मैं ऐसा मेडिकल टीचर हूं जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट है, जिसमें मेरा आधा समय या दिमाग या ध्यान मेडिकल पर लगता है और आधा लीगल पर लगता है। दोनों मिला के मेडिको लीगल है। मेरा नेचर ऑफ जॉब ही ऐसा है कि मुझे मेडिकल, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ कुछ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड हैं डायरेक्टली, जैसे पुलिस, सरकारी वकील और यहां तक कि जज, उन लोग को समय समय पर ट्रेनिंग में हमारी भूमिका रहती है या हमारे जैसे लोगों की भूमिका रहती है और अपनी क्षमता के अनुसार हम लोग अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसको किसी भी तरह, इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं कि कोई दुर्भावना से ना लेंगे। मेरी मंशा किसी को अहित करना या अपमानित करना नहीं है, बल्कि जिस तरह से माननीय न्यायाधीशों के द्वारा सुयो मोटो कॉग्निजेंस अर्थात स्वतः संज्ञान लेकर या तो जनहित याचिका अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चलाया जाता है और उसके तहत उचित निर्देश किसी भी सरकारी विभाग या पदाधिकारी को दिया जाता है और उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है, या सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेकर कई बार अदालत की अवमानना की भी कार्रवाई की जाती है। तो ये सुयो मोटो अर्थात स्वतः संज्ञान का जिक्र कानून के दायरे में अलग अलग तरीके से लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। मेरे लिए, मैं चूंकि जज नहीं हूं, इसलिए मैं उनके तरह स्वतः संज्ञान लेके ना मैं PIL चला सकता हूं, ना ही किसी सरकारी विभाग या पदाधिकारी को आदेश दे सकता हूं और ना ही मैं स्वतः संज्ञान लेके किसी पर अदालत की अवमानना का कार्रवाई कर सकता हूं। परंतु उसी सुयो मोटो अर्थात स्वतः संज्ञान के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए संविधान के आर्टिकल 51A के सबसेक्शन BHJ के तहत अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मैं संबंधित पब्लिक ऑथोरिटी अर्थात पब्लिक सर्वेंट्स को समय समय पर अपना
ज्ञान उनको देने की कोशिश करता हूं, ताकि उनको थोड़ा सा भी इनलाइटमेंट हो और उसका फायदा जनता को मिल सके। यह मेरा पार्ट ऑफ ड्यूटी है और मैं पहले भी ऐसा कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। झारखंड हाईकोर्ट में 3 ऐसे माननीय न्यायाधीश हैं जिनका नाम संजय है। एक है श्री संजय कुमार मिश्रा जो चीफ जस्टिस साहब हैं, एक दूसरे हैं श्री संजय कुमार द्विवेदी और एक तीसरे हैं श्री संजय प्रसाद। मेरा भी नाम संजय है, मैं संजय कुमार हूं। माननीय चीफ जस्टिस साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि न्यायालय में पारदर्शिता कैसे लाई जाए और न्यायालय में पारदर्शिता क्यों जरूरी है। एक सिंपल सा वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, वेयर एवर देयर इज ए फेयरनेस देयर इज ए ट्रांसपेरेंसी। दैट मीन्स इफ देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी दैट मीन्स देयर इज नो फेयरनेस। अब फेयरनेस किस तरीके से, जब कोर्ट के बिल्डिंग में जाएंगे कोई भी, पहले पुरानी बिल्डिंग थी, अभी नई बिल्डिंग हो गई है, बिल्कुल चकाचक बिल्डिंग है, सारे आर्टिफिशियल लाइट है, सब जगह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। काफी जनता के खजाने से करीब काफी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उसमें। वो आलीशान बिल्डिंग में माननीय जज साहब लोग बैठते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इतना चकाचौंध लाइट, आर्टिफिशियल लाइट होने के बाद भी न्यायालय में घोर अंधकार है। घोर अंधकार इस हद तक है कि न्यायालय के अंदर क्या होता है ये देश की जनता या राज्य की जनता आसानी से नहीं देख पाती है। जितने भी वहां पार्टी हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनके द्वारा, वकील के द्वारा कोर्ट में क्या काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, क्यों इतना विलंब होता है, क्यों किसी दिन एडजमेंट हो जाता है, या कैसे सुनवाई होती है, या वकील ने क्या दलील दिया, या वकील ने जितना पैसा लिया उसके अनुसार से उन्होंने काम किया या नहीं किया, ये सारी चीजें झारखंड की जनता नहीं देख पाती है। इसका क्यों? इसका सीधा कारण है कि उसका लाइव टेलीकास्टिंग या लाइव स्ट्रीमिंग या सीधा प्रसारण नहीं होता है वैसे जैसे विधानसभा या पार्लियामेंट में होता है। लाइव प्रसारण होने से एक थर्ड आई के रूप में है जो न्यूट्रल है, निर्जीव है। कैमरा का रिकॉर्डिंग एक तरह से एक मिरर के रूप में काम करता है, या वो निर्जीव है जो मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, जो है सत्य वो केवल दिखाता है। तो जब विधानसभा या पार्लियामेंट में अच्छा डिस्कशन होता है, या अच्छा बहस होता है, या कुर्सी फेंका-फेंकी होता है, या चप्पल जूता फेंका-फेंकी होता है, ये देश की जनता देख पाती है और उसके अनुसार से अगले इलेक्शन में वो डिसाइड कर पाती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। उसी तरह से जब झारखंड हाईकोर्ट या अन्य हाईकोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक जगह है, सरकार के या जनता के खजाने से बना हुआ बिल्डिंग है, वहां जितने लोग काम कर रहे हैं, वकील पार्टी से पैसा लेते हैं, परंतु जितने जज हैं या कोर्ट में काम करने वाले ऑफिसर स्टाफ हैं, उनको सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलता है। तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी वहां पे क्यों नहीं होगी? ट्रांसपेरेंसी होने के संबंध में जब से टेक्नोलॉजी आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब मिस्टर DY चंद्रचूड़ बार बार कहते हैं, रिसेंटली भी कहा कि जजेस हैव टू गो विद द टेक्नोलॉजी, दे हैव नो अदर ऑप्शन। उनको टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा और कोर्ट में खास करके ये हाइब्रिड मोड से सुनवाई अर्थात लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन सुनवाई भी की व्यवस्था हर एक हाईकोर्ट को करना है। इसमें कोई बचने का कोई उपाय नहीं है या कोई एक्सक्यूज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा जजमेंट के माध्यम से या कई बार उनके स्टेटमेंट के माध्यम से इस तरह का निर्देश मिलने के बाद भी कई हाईकोर्ट्स में इसका अनुपालन किया जा रहा है और कई हाईकोर्ट्स में नहीं किया जा रहा है। आज के दिन में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं जो कोर्ट के प्रोसीडिंग का लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, जिसका रिकॉर्डिंग आता है, जिसको जब मन करता है कभी भी खोल के देख सकता है, वो देख लेते हैं। इससे कई फायदे होते हैं। इसमें नए नए वकील हैं, उनको घर बैठे बहुत सारी चीज सीखने का मौका मिल जाता है। जनता को
उनके केस में क्या सुनवाई हुआ, क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ, ये उनको जानकारी हो जाती है। एक वकील के प्रति जो उनको अविश्वास की भावना रहती है वो कम से कम होती है कि वकील ने पैसा ले लिया, काम नहीं किया, तो उनको सामने दिखता है कि क्या काम किया, नहीं किया। अगर काम किया तो उनके प्रति वो संतुष्ट रहेंगे, और अगर काम नहीं किया तो पार्टी को या जनता को अधिकार है कि अपना वकील चेंज करें, या कई बार लोग खुद बहस करने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता के तरफ से ये है, लॉ स्टूडेंट है उनको फायदा है। तो करने में दिक्कत कहाँ है? जहां 7,000 करोड़ ई प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने कोर्ट को दे दिया है, तो उसके बाद भी क्यों दिक्कत हो रही है? झारखंड हाईकोर्ट में पहले 2 कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग कुछ दिन तक हुआ, उसके बाद भी वो भी बंद हो गया। इसी से संबंधित एक एक्स आर्मी जो बाद में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने वर्ष 2020 में झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया था। उस पीआईएल का नंबर है 4379 ऑफ 2020 पीआईएल रीट पिटीशन पीआईएल नंबर 4379 ऑफ 2020। ये याचिका करता है मिस्टर दिलीप कुमार एलियास दिलीप कुमार डांगी, और इसमें वर्सेस था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड थ्रू इट्स रजिस्ट्रार जनरल डोरंडा रांची, द स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू इट्स सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, प्रोजेक्ट बिल्डिंग धुरवा रांची, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस झारखंड, and Ministry of Information Broadcasting through Deputy Director of Doordarshan Kendra Ranchi, and Bar Association Jharkhand High Court through its Secretary General Doronda Ranchi as a respondent। तो ये मिस्टर दिलीप कुमार एलियास दिलीप कुमार डांगी एपिलेंट थे, पिटिशनर थे, और इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया था वर्ष 2020 में उन लोगों के खिलाफ जिसमें मुख्य रूप से झारखंड हाई कोर्ट ही अपोजिट पार्टी या रिस्पोंडेंट है। इस केस की सुनवाई 16 मार्च 2023 को हुई। 2020 का पिटीशन फाइल किया हुआ 16 मार्च 2023 को सुनवाई हुई, और वो बेंच कोर्ट नंबर 1 में बेंच जो जज साहब थे उसमें 2 जज थे, एक मिस्टर चीफ जस्टिस साहब जो वर्तमान में चीफ जस्टिस साहब मिस्टर संजय कुमार मिश्रा, और उनके साथ में कंपेनियन जज के रूप में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आनंद सिंह। जो ऑर्डर है वो बहुत छोटा ऑर्डर है, कितनी ही बड़ा है, 4 लाइन का 4 लाइन का ऑर्डर है। मैं ऑर्डर को इंग्लिश में लिखा हुआ इंग्लिश में ही पढ़ के सुनाता हूं, छोटा सा है इसलिए पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। By filing this writ, the petitioner has prayed for taking appropriate steps for live streaming of the court proceedings of this court. Second line, we are already taking care of the same in the administrative side, and appropriate rules have been framed after consultation with the stakeholders. In that view of the matter, this writ petition PIL is disposed of. अब वर्ष 2020 का पिटीशन पे 2023 में डिसीजन हुआ, ये 16 मार्च 2023 को। प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे नवंबर 2022 में आए हैं और मार्च में ऑर्डर हुआ। मार्च से लेके अभी अक्टूबर खत्म होने जा रहा है, करीब 7 महीना हो गया। 7 महीना में इस आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब चीफ जस्टिस साहब के द्वारा दिया गया आदेश जुडिशियल ऑर्डर, इसका कंप्लायंस किसको करना था? हाई कोर्ट को खुद करना था। जो उन्होंने खुद लिखे हैं कि वी आर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ द सेम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड एंड एप्रोप्रिएट रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। जब एप्रोप्रिएट रूल्स फ्रेम हो चुका है और आप लोग इसका केयर कर रहे हैं, तो 7 महीने के बाद भी आज भी झारखंड हाईकोर्ट में सभी कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव टेलीकास्टिंग क्यों नहीं हो रहा है? यह सवाल आदरणीय चीफ जस्टिस साहब से है और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दें। मैं इसी संबंध में पीआईएल फाइल करना चाह रहा था, लेकिन मैं जब सर्च किया तो पता चला कि ऑलरेडी इस पर पीआईएल फाइल किया जा चुका है, तो दोबारा सेम सब्जेक्ट पे दोबारा फाइल करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर मैं फाइल कर भी देता
तो कहीं ना कहीं से ये बात आती कि इस तरह का मैटर पे ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है और एक लाइन में मेरा केस डिसमिस हो जाता, तो सारा मेहनत बेकार हो जाता और अननेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट करने का भी मेरी मंशा नहीं थी। इसलिए मैंने फिर पीआईएल फाइल नहीं किया सेम सब्जेक्ट पे, क्योंकि ऑलरेडी सेम सब्जेक्ट पे हो चुका है और ऑर्डर भी हो चुका है। अब सवाल यह है कि लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव टेलीकास्टिंग क्यों जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें जनता को फायदा है, इसमें जो नए लॉ स्टूडेंट हैं उनको फायदा है, और दूसरी बात है कुछ नए नए वकील हैं उनको भी फायदा है कि वो सीनियर कैसे बहस करते हैं और कोर्ट में कैसे काम होता है वो भी सीख सकते हैं। तीसरा कुछ वकीलों को फायदा है इसमें पब्लिसिटी करने का भी, कि जिनका काम अच्छा रहेगा, जिनका बहस अच्छा रहेगा, मार्केट में उनका वैल्यू बढ़ेगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनको भी फायदा है। इसमें प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम जज को है, न्यायाधीशों को प्रॉब्लम है। केवल अगर ड्रॉबैक इस लाइव स्ट्रीमिंग से अगर किसी को है तो सिर्फ न्यायाधीश को है। क्यों? इसलिए फायदा उनको कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ नुकसान अगर है तो न्यायाधीश को नुकसान है। इसीलिए शायद उसी नुकसान के डर से इस चीज को अवॉइड किया जा रहा है और इसको एज फार एज डिले किया जा रहा है और इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ न्यायाधीशों के एक तरह से स्वार्थ कर सकते हैं कि स्वार्थ है, वो नहीं चाहते हैं कि उनके कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग हो, पूरा दुनिया देखे। क्यों? क्योंकि कोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो नहीं चाहते हैं कि दूसरा लोग देखे और उनको एसेस कर पाए। किसी सुप्रीम कोर्ट के ही किसी जज साहब ने कहा है कि जज इज ऑल्सो बीइंग जज्ड। उसके आगे का सेंटेंस ये है कि जज इज ऑल्सो बीइंग जज्ड बाय whom? नॉट बाय एनी अदर जज बट बाय जनता। एक जज भी है जिनको जज किया जा रहा है, किसके द्वारा? जनता के द्वारा। और कब जब जज कर पाएंगे? जब उनको जज करने का मौका मिलेगा। और मौका कैसे मिलेगा? जब कोर्ट में क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका कंडक्ट क्या है, वो जब देख पाएंगे तभी वो जज कर पाएंगे। आप सीधा सोच के देखिए कि कोई जज बैठे हुए हैं कोर्ट में, उनके सामने कोई पार्टी या कोई याचिकाकर्ता हाजिर ही ना हो, अपीयर ही ना हो, बहस ही ना करे, कोई याचिका नहीं लगावे, तो क्या जज वो जजमेंट कर लेंगे? नहीं कर सकेंगे। उसी तरह से जज का जजमेंट करना है जनता को, तो जनता को जब तक मौका नहीं मिलेगा, कोर्ट में क्या होता है, कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं, जब तक जनता को देखने का मौका नहीं मिलेगा तब तक जनता कैसे जज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए जनता को जज करने का मौका से वंचित नहीं रखा जाए, इसके लिए जरूरी है कि कोर्ट में सारे कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव टेलीकास्टिंग किया जाए। अब कोर्ट का समय 10:30 बजे से 4:30 बजे का होता है, तो कोई डिमांड नहीं कर रहा है कि आप घर का रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट कीजिए। सबका अपना पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, आप अपना पर्सनल प्राइवेट लाइफ कीजिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन जो 10:30 से 4:30 का टाइम है, जो बिल्कुल आपका ऑफिशियल ड्यूटी का टाइम है, जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलता है, उस पीरियड का आपका बिहेवियर और आपका कंडक्ट लोगों को दिखना चाहिए। यदि ऐसा होता तो आज के दिन में ये रिकॉर्ड में आता, जैसे पहले भी आया है कि जो पटना हाई कोर्ट के एक जज साहब थे हाई कोर्ट के, उन्होंने किसी ऑफिसर पे उनके ड्रेस पर कमेंट किया, और ड्रेस पे कमेंट किया जो ऑफेंसिव था, अपमानजनक था, और इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी लिया। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होता तो कोर्ट के अंदर क्या बात हुई थी, जज साहब ने ऑफिसर को कैसे डांटा, कैसे उनको फटकारा, कैसे अपमानित किया, ये चीफ जस्टिस मिस्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को कैसे जानकारी हो पाती? नहीं हो पाती। वो रिकॉर्डिंग हुआ था, लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था, इसीलिए उन तक बात पहुंची और उन्होंने इस पर एक निर्देश जारी किया, तो ये उनके लिए काम भी आया। तो जजों को मॉनिटर करना, उनको एक तरह से उनका स्क्रूटनी करना या उनको मॉनिटर करना या उनका कंडक्ट, कैरेक्टर, बिहेवियर को देखना, उनको एसेस करना, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लायक हैं या नहीं, इसमें भी हेल्प करता। जब झारखंड हाई कोर्ट में 2 कोर्ट में पहले लाइव स्ट्रीमिंग कुछ दिन तक हुआ, उसके बाद फिर बंद क्यों हो गया? पायलट प्रोजेक्ट किया जाता है, जब सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरा फुल फ्लेज होता है। तो यहां पायलट प्रोजेक्ट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद बंद हो गया। आज के दिन में दूसरे हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है,
झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है? झारखंड क्या इतना पिछड़ा हुआ है? क्या झारखंड के हाईकोर्ट में संसाधन की कमी है? कि किसी ने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट का बिल्डिंग एक तरह से पूरे देश के जितने हाईकोर्ट का बिल्डिंग आज के दिन में है उसे सबसे अच्छा में से एक है, सबसे लेटेस्ट है, सबसे नया है और एक तरह से सबसे अच्छा में से एक है। इतना स्पेशियस, इतना अच्छा पैसा लगा के बनाया गया है, लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं मिल रही है। जजों के आराम ऐसा आराम के लिए हो गया, लेकिन उसका फायदा जनता का, जिस जनता के पैसा से जो बिल्डिंग बना है उसका फायदा जनता को नहीं मिल पा रहा है। वहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन इंप्लीमेंट हो सकता है। झारखंड हाईकोर्ट में ही एक जज साहब है जो सेकंड सीनियर मोस्ट है, श्री जस्टिस श्री चंद्रशेखर। उन्होंने कोर्ट में, मैं इसका आई विटनेस हूं, मैं उस दिन कोर्ट में वहां बैठा हुआ था, कोना में बैठा हुआ था, चुपचाप मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है। और एक वकील साहब को जज साहब ने ऐसे करके डांटा कि आई हैव डिसमिस्ड ऑल पिटिशंस ब्राउट बाय यू एंड आई विल डिसमिस इन फ्यूचर टू, मेरिट और नो मेरिट। अब सोचने वाली बात यह है, हाईकोर्ट जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो भी जज, वो भी सेकंड सीनियर मोस्ट जज, अब अगली बार एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे, हो सकता है चीफ जस्टिस भी बनेंगे, उनके द्वारा इस तरह से दुर्भावना रखना किसी वकील के प्रति या किसी पार्टी के प्रति कि आई हैव डिसमिस्ड ऑल पिटिशंस ब्राउट बाय यू एंड आई विल डिसमिस इन फ्यूचर टू, मेरिट और नो मेरिट, ये प्योर का प्योर दुर्भावना और पूर्वाग्रह नहीं है तो क्या है? जिस जज के दिमाग में इस तरह का पूर्वाग्रह और दुर्भावना रहेगी, क्या वो नैसर्गिक न्याय कर सकते हैं कभी? क्या उनसे नैसर्गिक न्याय की अपेक्षा की जा सकती है? की जानी चाहिए? कदापि नहीं। कुछ जज ऐसे भी हैं जो बहुत शॉर्ट टेम्पर वाले होते हैं, तुरंत उनको गुस्सा चढ़ जाता है। तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड वो जगह ऐसा है जहां इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो जो दूसरा पार्टी है या एग्रीव्ड पार्टी है वो थोड़ा बहुत इमोशनली मेंटली अनबैलेंस हो सकता है, वो जायज है क्योंकि वो दुखी है। जिसको चोट लगी होती है वो रोता है, कराता है, और रोने कराने की आवाज कई बार प्लीजेंट नहीं होता है, कान को सुखदायी नहीं होता है, लेकिन सामने जो सेवा देने वाला है उसको तो कम से कम अपना मेंटल बैलेंस और कूल अपना मेंटेन करना चाहिए। वहां पे उनसे अपेक्षा की जाती है, न्याय की अपेक्षा उनसे है। दो पार्टी अगर कोई भी है, चाहे वकील, कई बार वकील आपस में लड़ जाते हैं। अभी तो रिसेंटली एक पता चला कि 2 जज ही आपस में लड़ गए डिवीजन बेंच में। तो ये सारी चीजें, उससे क्या होगा कि एक मिसमैनेजमेंट या मिसबिहेवियर ये हो रहा है और इसका असर अल्टीमेटली न्याय पर पड़ रहा है। लोगों को न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिलके अन्याय हो रहा है। अन्याय होने से क्या हो रहा है? या तो लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है या तो सही न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से लोगों में असंतोष की भावना न्यायालय और न्यायाधीशों के प्रति होती है। असंतोष की भावना होने से कई बार रोष होता है और उससे ज्यादा गुस्सा लोगों को, जनता को भी गुस्सा चढ़ता है। वो समझ जाते हैं 2-4 बार कोर्ट जाने के बाद कि कोर्ट में क्या खेला होता है। यहाँ सब खेला होता है, केवल न्याय नहीं, न्याय के नाम पे केवल दोहन और शोषण, और केवल यहाँ खेल होता है। किसी दार्शनिक ने कहा है, न्यायालय एक जुआ खाना है। न्यायालय एक ऐसा जुआ खाना है जहां मामले का निपटारा कैसे होता है, अर्थात पासा कैसे जीता जाता है, यह इस पर निर्भर करता है कि कौन सा पत्ता कब, कैसे, किसके द्वारा और किसके सामने फेंका जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसके द्वारा और किसके सामने, मतलब फेंकने वाला, पासा फेंकने वाला कौन है और किसके सामने फेंका जा रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार तो कुछ वकील कहते हैं कि फलाने कोर्ट में नहीं जाना है, वो जज खराब है, बदमाश है, बेईमान है, बहुत इगोइस्ट है, उस कोर्ट में केस ना लगे, पार्टी को पहले हिदायत दे देता है कि अभी केस मत लगाइए, उसके आपका केस लगाएंगे तो उस जज के पास चला जाएगा, वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, उसको रिटायर होने दीजिए या उसको ट्रांसफर होने दीजिए, उसके बाद केस लगाइए, क्योंकि केस का नेचर के अनुसार से वहां असाइन होता है। और वो पता है वकील को कि ये केस, अभी इस तरह का केस लगाएंगे तो उसी कोर्ट में जाएगा,
और उसी कोर्ट में जाएगा तो उसका नेचर बिहेवियर पहले से उनको पता होता है। तो ये इस तरह का दुर्भावना से ग्रसित लोग जज की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। एक तरह से कहें कि ड्राइवर ही, जो डेमोक्रेसी का ड्राइवर है, वो अगर बेईमान हो तो उस डेमोक्रेसी के रूपी व्हीकल में, गाड़ी में जितने पैसेंजर बैठे हैं, उसका क्या होगा? उसकी दुर्गति होने निश्चित है। वो कौन सा गड्ढा में ले जाके गिरा देंगे पता नहीं। हो सकता है अपने आप को तो बचा लेंगे इम्यूनिटी फ्रॉम एरर ऑफ जजमेंट के तहत, लेकिन बाकी पैसेंजर को तो डुबा देंगे। तो इसमें अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। तो अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं पुनः समराइज करते हुए आदरणीय चीफ जस्टिस श्री संजय कुमार मिश्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि आपने खुद जो आदेश पारित किया है उसका अनुपालन आप यथाशीघ्र 2-4 दिन में आप शुरू कराइए। ये आपके तरफ से प्रशासनिक अक्षमता या एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का प्रतीक है कि आप अपने ही आदेश का अनुपालन आप 7 महीना में नहीं करा पाए। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सरकार का कोई भी विभाग या कोई भी पदाधिकारी झारखंड हाईकोर्ट के किसी भी आदेश का सम्मान करेगा और उसका अनुपालन समय पर करेगा? बार बार आप लोग कहते तो हैं कि हमारे आदेश का पालन नहीं होता है, तुरंत अब कंटेम्प्ट का भय दिखाते हैं, आतंक दिखाते हैं। तो कंटेम्प्ट का आतंक दिखा देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। दूसरे को सुधारना है। आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करे, आपके आदेश का पालन करे, ससमय करे, तो पहले आपको उसके लायक बनना पड़ेगा और खुद अपने चरित्र और आचरण में सुधार करना पड़ेगा। आप लोग दूसरे को कितना दिन में न्याय देंगे ये कभी नहीं बताते हैं। जनता को कितना दिन में फैसला मिलेगा, कितना दिन में न्याय मिलेगा, कभी नहीं बताया जाता है। कोर्ट में घोर अंधकार रखा जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके आदेश का पालन एकदम तुरंत, जैसे जितना टाइम दिए उतना टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो कंटेम्प्ट होगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कुछ जज, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि आईपीसी 498A इज ए लीगल टेररिज्म। बट किसी जज ने ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कि आईपीसी 498A के तहत में 85% केसेस फॉल्स होते हैं। ये रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। तो जहां मेजोरिटी 85% केस फॉल्स है, इसलिए उनका नाम दिया गया लीगल टेररिज्म। सिमिलरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में जितने केसेस होते हैं उसमें कितने लोगों को कन्विक्शन होता है, कितने लोगों को सजा होती है? उसमें भी सजा होने की संभावना बहुत कम है, 5 से 10%। जब 80-90% केस फॉल्स है या उसका कोई बेसिस नहीं है, तो क्या किसी जज में हिम्मत है कहने का कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इज ए जुडिशियल टेररिज्म और लीगल टेररिज्म? लीगल टेररिज्म का वर्ड तो एक बार क्वाइन हो गया आईपीसी के लिए, आईपीसी 498 के लिए। लेकिन अब दूसरा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो सिमिलर सिचुएशन में है, उसके लिए किसी जज साहब में क्या हिम्मत है कहने की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इज ए जुडिशियल टेररिज्म? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहां पर भी उनका स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? आप जितने भी महिलाओं ने 498 का केस किया है, जो उसका बेनिफिशियरी है, आप उनसे जाके पूछिए कभी कि क्या आईपीसी 498 लीगल टेररिज्म है? वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है, उसका फायदा उठाया है, उसका टेररिज्म किया है, वो कभी नहीं कहेगी कि ये लीगल टेररिज्म है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उसमें पार्टी नहीं है या उसका बेनिफिशियरी नहीं है। तो जो बेनिफिशियरी है वो उसको नहीं कहे, स्वीकार करेगा। लेकिन जो बेनिफिशियरी नहीं है और जिसमें अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने का या असेसमेंट करने की क्षमता है, उन्होंने कह दिया कि लीगल टेररिज्म है। उसी तरह से जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इज ए जुडिशियल टेररिज्म, जिसका बेनिफिशियरी कौन है? केवल जज साहब लोग हैं। कैसे बेनिफिशियरी हैं? उसी कंटेम्प्ट का धौंस दिखा के न्यायालय में घोर अनियमितता भी होती है और भ्रष्टाचार भी होता है। कोई भी न्यायालय के खिलाफ, किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ आवाज उठाया
तो उसको दबाने का, उसको क्रश करने के लिए उसी हथियार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सहारा लिया जाता है। अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं होता तो इतनी मनमानी नहीं होती, उनका हथियार नहीं रहता तो इतना मनमानी नहीं होता। जब मनमानी नहीं होती तो वो जनता के प्रति अकाउंटेबल भी हो सकते थे। अभी पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के खजाने, पब्लिक फंड के खजाने से तनख्वाह उठाते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल नहीं होना चाहते हैं, या हो नहीं सकते हैं, या होने की क्षमता नहीं है। जज बनने के समय जब आता है तब कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। एक साधारण नागरिक होते हैं, एक वकील के रूप में जैसे आम सामान्य लोग जी रहे हैं वैसे आप भी वो भी जी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही जज की नौकरी मिल जाती है वैसे ही अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, और जितना देश की जनता है सबको गुलाम समझने लगते हैं। यदि ऐसा है, जो ऐसा समझते हैं, तो उनके लिए मेरे तरफ से एक कठोर संदेश ये है और सवाल है कि क्या अंग्रेजों के साथ कोई आनुवंशिक रिश्ता है आपका, वैसे लोगों का जो अपने आप को जज बनते ही भगवान समझने लगते हैं, लॉर्ड समझने लगते हैं, माई लॉर्ड, योर लॉर्ड, माई लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप। क्या कोई जेनेटिक कनेक्शन है? यदि नहीं है, भारतीय अगर है, जज बनने के समय आप भारतीय का दावा करते हैं, तो जज बनने के बाद क्या भारतीय नहीं रह जाते हैं? और अगर आप भारतीय हैं, इंसान हैं, नागरिक हैं, तो आप भगवान कैसे बन गए? आप लॉर्ड कैसे बन गए? और यदि आप लॉर्ड नहीं हैं तो फिर अपने लिए आप लॉर्ड शब्द सुनते क्यों हैं? सुनना पसंद क्यों करते हैं? क्यों नहीं हर एक कोर्ट में जज लोग लिख के नोटिस साट देते हैं कि मेरे कोर्ट में कोई भी नहीं बोलेगा माय लॉर्ड। चेन्नई हाई कोर्ट में एक जज साहब ने कहा था कि हमारे कोर्ट में कोई माय लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन क्या हुआ? वो माइनॉरिटी में है, एक ही दो ऐसे निकले। मेजोरिटी तो चाहते हैं कि उनका दिन भर चापलूसी होते रहे, झूठी प्रशंसा होते रहे, उसी से वो खुश होते हैं जज साहब, और जो उसको नहीं किया खुश, उसके खिलाफ फैसला सुनाएंगे। तो वापस अब मैं समाप्त कर रहा हूं। आदरणीय चीफ जस्टिस साहब, मेरी बात को आप ध्यान से सुनें, एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो देखें, और ये वीडियो बनाने के लिए आपको अगर लगता है कि मैंने कंटेम्प्ट किया है तो आप कंटेम्प्ट, हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। मैं कंटेम्प्ट का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मेरी मनसा साफ है, और मनसा आपको आईना दिखाना है, आपको कुछ पढ़ाना है। जैसे आप सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेके PIL चलाते हैं, वैसे मैं सुयो मोटो लेसन आपको पढ़ा रहा हूं। थैंक यू।